हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉप एडू पे। और आज हम लोग देखेंगे 24 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कितने नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए हैं जो पास हो गए हैं। तो पहले राज्यसभा में पेश किया गया था, फिर लोकसभा में पेश किया गया था क्रिमिनल लॉ से बिल। तो आपके सामने ऑप्शन है, दो क्रिमिनल लॉ बिल थे या तीन थे या चार थे या पांच थे। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है तीन क्रिमिनल लॉ पेश किए गए थे और तीनों पास हो गए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ली जाए तो इन तीन बिल के नाम है भारतीय न्याय संहिता, दूसरे बिल का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरे बिल का नाम है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो ये तीन बिल पेश किए गए हैं और पहले राज्यसभा में पेश किया गया था और लोकसभा में दोनों सदनों से पास हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएंगे। और खास बात यह है कि ये जो नए कानून हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बहुत साल से चले आ रहे पुराने जो कानून थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो कानून था, उसको समाप्त कर दिया गया है और नई परिस्थितियों के अनुसार भारत में सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए नए संविधान के तहत नए कानून बनाए गए हैं क्रिमिनल से रिलेटेड। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 किसको रिप्लेस करके नया कानून बनाया गया है? तो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया गया है। और ये कब आया था? 1860 में ये कानून बना था, तब से लेकर ये कानून चल रहा है। अंग्रेजों ने अपने अनुसार इस कानून को बनाया था, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोगों ने इस कानून को अब रिप्लेस किया है। और ये सेकेंड इसलिए है क्योंकि ये पहले कानून ये था और सेकेंड इसको रिप्लेस करते हुए भारतीय न्याय संहिता कानून आया है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किस कानून को रिप्लेस करके बना है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, जिसको हम लोग सीआरपीसी के नाम से जानते हैं, बहुत पॉपुलर नाम है। और ये 1973 में ये कानून आया था। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, ये किसको रिप्लेस करके बना है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके बनाया गया है। तो भारतीय साक्ष्य एविडेंस रिलेटेड ये है जो कोर्ट में एविडेंस को प्रूफ करने के लिए कानून से संबंधित ये विधेयक है। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आया है। तो ये पहला कानून है जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, दूसरा कानून और तीसरा कानून, ये तीन बिल पेश किए गए हैं और तीनों पास हो गए हैं। तो ये तीनों ही क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो याद रखिएगा। फिर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक्सीलेंट एग्री जर्नलिज्म अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे आयोजन किया गया है इसका? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि एक्सीलेंट एग्री जर्नलिज्म अवार्ड किसको दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रणव भार्गव को, नरेंद्र सिंह रावत को, माधव शर्मा जी को और गोपाल कृष्ण व्यास जी को। तो आपके सामने ऑप्शन में से सही आंसर है माधव शर्मा जी को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माधव शर्मा को एक्सीलेंट एग्री जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये माधव शर्मा क्या हैं। तो माधव शर्मा एक जर्नलिस्ट हैं, यानी पत्रकार हैं, जो किसान तक चैनल के पत्रकार हैं और अपने पत्रकारिता के जरिए राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी के बारे में यूजेज को किसानों तक पहुंचाने का काम किए हैं। और राजस्थान के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है माधव शर्मा का, इसीलिए एक्सीलेंट एग्री जर्नलिज्म अवार्ड इनको दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसको सही से कह सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो केंद्र स्तर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री यानी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। और तमिलनाडु के खेल मंत्री कौन है इस समय? उदयनिधि स्टालिन है। इन दोनों ने मिलकर 22 दिसंबर 2023 को चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया, यानी इसका शुभारंभ किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा चरण है, छठवां चरण है और 22 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया। शुभंकर के बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुभंकर को हम मस्कट भी कहते हैं। मस्कट, हर खेल का एक मस्कट होता है जो पहचान के रूप में इसको देखा जाता है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स
19 से 31 जनवरी 2024 तक ही इसका शेड्यूल है। 19 से 31 जनवरी 2024। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाएगा। और तमिलनाडु में कौन कौन जगह पे, कौन कौन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा? चेन्नई में, त्रिची में, मदुरई में और कोयम्बटूर में आयोजन किया जाएगा इसका। और इसमें लगभग 5500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और खास बात यह है कि इस छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार स्क्वैश गेम्स को शामिल किया गया है। फिर इसी से रिलेटेड और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी शुरुआत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कैसे हुई थी? तो वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से इसकी शुरुआत की थी। और वर्ष 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, यानी स्कूल की जगह यूथ कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, यानी पिछले 5 जो आयोजन किए गए हैं तमिलनाडु के से पहले, दिल्ली में पहला आयोजन किया गया था, दूसरा पुणे में, गुवाहाटी तीसरा, पंचकुला हरियाणा में चौथा आयोजन किया गया था और भोपाल में 5वां आयोजन किया गया था जो लास्ट टाइम हुआ था। और इस बार तमिलनाडु में आयोजन किया जाएगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो ये जनवरी या फरवरी में होने वाला राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है और 1 साल में एक बार होता है। और बहुत सारे खेलों को इसमें शामिल किया जाता है। यह 2 समूहों के लिए आयोजित किया जाता है, माध्यमिक विद्यालय से 17 से कम उम्र के बच्चों के लिए और महाविद्यालय स्तर पर 21 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी 5 चरण हो चुके हैं तो उनमें कौन कौन से ईयर में कौन कौन से राज्य विजेता रहे हैं तो इनका लिस्ट भी सामने आपके सामने है। 2018 में पहली बार जो आयोजन किया गया था वो हरियाणा विजेता रहा है, 2019 में महाराष्ट्र, 2020 में महाराष्ट्र, 2021 में हरियाणा और 2022 में महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था और हरियाणा 2 बार विजेता रहा है और महाराष्ट्र 3 बार विजेता रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुभंकर की अगर बात करें, यानी मैस्कट की बात करें, तो इस बार का मस्कट जो है वो शुभंकर वीरा मंगाई वेलु नाचियर हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वीरा मंगाई वेलु नाचियर हैं और ये रानी वेलु नाचियर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी और तमिल लोग इन्हें वीरमंगई नाम से जानते हैं और ये रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। तो ये आप अगर पूछा जाए कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुभंकर कौन है तो वीरा मंगाई वेलु नाचियर। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जर्सी भी जारी कर दी गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो यानी सबसे बड़ा कार्यालय 80 वर्षों से कौन था? पेंटागन था, जो यूएसए में है और ये होम डिपार्टमेंट है एक तरह से यूएसए का। और इससे भी बड़ा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर भारत में उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है सूरत, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो सही आंसर आपके सामने बताना है, तो इसका सही आंसर है सूरत। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है पेंटागन के बाद, पेंटागन से भी पहले, और पेंटागन अब सेकेंड पोजीशन पे कह सकते हैं कि आ गया है। और ये किससे रिलेटेड बिल्डिंग है? ये डायमंड से रिलेटेड ऑफिस है। डायमंड के यहाँ पे बिजनेस की जाती है और ये कहाँ पे स्थित है? सूरत डायमंड के लिए जाना जाता है, हीरे जवाहरात के लिए जाना जाता है और इस बिल्डिंग का नाम है सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग जो है वो सबसे बड़ा कार्यालय है पूरे दुनिया का पेंटागन के बाद। पेंटागन अब सेकेंड पोजीशन पे आ गया है और ये फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कूनो वन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक कूनो नेशनल पार्क भी है। अगर इस नेशनल पार्क का नाम ना जानते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है? ये एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो कूनो नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में, तो इसका मतलब कि कूनो वन महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश। तो एमपी में इसका आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी देख लिया जाए तो ये कूनो नेशनल पार्क जो स्थित है वो कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बाहरी इलाके में रानीपुरा गांव में 5 दिवसीय 5 दिनों के लिए कूनो वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी शुभारंभ 17 दिसंबर को किया गया है और रानीपुरा गांव में वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए एक फॉरेस्ट रिट्रीट टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है, जो आपके सामने यहाँ पे तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और इसका यहाँ पे लोगो और एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। और ये एक तरह से एक चीज़ और आपको जानकारी दे दें कि अभी अफ्रीका से 12 चीता
मंगाए गए हैं और 8 चीता और आएंगे, 8 चीता और आएंगे, यानी टोटल कितने चीता हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे। और ये 20 जो चीते होंगे वो कहाँ पे रखे जाएंगे, कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे, और कूनो नेशनल पार्क में ही ये चीते होंगे जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और सबसे फास्टेस्ट जो ज़मीन पे सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला जो जानवर होता है वो कौन होता है, चीता होता है। ठीक है, और 4 दिसंबर को चीता डे भी मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 दिसंबर को चीता दिवस मनाया जाता है, चीता डे। ठीक है, और टाइगर की बात करें तो 29 जुलाई को टाइगर्स डे, इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाते हैं, 29 जुलाई को, और चीता डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल यहाँ पे देख लें तो इसका आयोजन 20 दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इंदिरा सागर बैक वाटर स्थित हनुवंतिया में जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू किया गया है। यह महोत्सव 20 फरवरी 2024 तक चलेगा, मतलब 20 दिसंबर से शुरू हुआ है और 20 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। और ये कहाँ पे आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के इंदिरा सागर बैकवाटर में। एक चीज़ और आप जानते होंगे कि इंदिरा सागर डैम, तो यही इंदिरा सागर डैम है जो इंदिरा सागर बैकवाटर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये रिजर्वायर है, और वॉल्यूम के आधार पर अगर देखा जाए कि पानी के जमा होने के आधार पर देखा जाए, लार्जेस्ट वॉल्यूम के आधार पर देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है इंदिरा सागर डैम। तो ये कहाँ पे स्थित है, इंदिरा सागर डैम खंडवा में स्थित है। खंडवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी पे ये डैम बना हुआ है, नर्मदा नदी पे। तो नर्मदा नदी के तट पर ही हनुवंतुआ में ये आयोजन किया जा रहा है 20 दिसंबर। इसमें बहुत सारे वाटर एक्टिविटी की जाती है, खेल आयोजन किया जाता है, और टूरिस्ट एक तरह से प्लेस बहुत अच्छा हो जाता है जल महोत्सव के नाम से। जल महोत्सव की अगर बात हो रही है तो 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी विश्व जल दिवस होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सिने महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो राजस्थान का सबसे पहला, यानी इसका मतलब कि राजस्थान में ये पहली बार सिने महोत्सव आयोजित की जा रही है, तो राजस्थान का ही शहर होगा। तो इसका आपके सामने ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही। तो इसका सही आंसर है जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। जयपुर कैपिटल है राजस्थान का। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीएनटी ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दें कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आ रहा है, 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन होता है। और इसी दिन को इनके जन्मदिन के आधार पर गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। तो गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, तो गुड गवर्नेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन इसी दिन होता है। तो मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों लोगों का एक ही दिन जन्मदिन है, मदन मोहन मालवीय जी। और इन दोनों लोगों को एक ही साथ भारत रत्न में भी मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी और मदन मोहन मालवीय जी, दोनों लोगों को एक ही साथ भारत रत्न भी मिला था। दोनों लोगों का जन्मदिन 25 दिसंबर को ही होता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो लखनऊ में पीएनटी ग्राउंड पे ये अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। और सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी अगर कहा जाए तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, और साथ में ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हम लोग जान चुके हैं। तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित पीएनटी ग्राउंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है,
तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है गल्फ ऑफ ऑडेन में, गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ बहरीन में और गल्फ ऑफ मन्नार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गल्फ ऑफ ऑडेन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारत ने अदन की खाड़ी में दूसरा फ्रंट लाइन पोत तैनात किया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके में एक और स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात किया है। तो आप देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ अडेन और यहीं से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, मेडिटेरियन सी तक यहाँ पे समुद्री रास्ते से व्यापार की जाती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सोमालिया यहीं बगल में है। तो सोमालिया तो प्रचलित ही है समुद्री डाकुओं के रूप में, और अभी हाल ही में भारतीय पोत पे भी हमला हुआ था होकू विद्रोहियों के द्वारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कई बार जहाज़ों पे हमला होते हैं समुद्री डाकुओं के द्वारा भारत से जो यहाँ पे पोत आते हैं। तो यहाँ पे स्वदेशी गाइडेड मिसाइल्स तैनात किए गए हैं समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ एडेन है। ठीक है, यमन के नीचे है और सोमालिया के ऊपर जिबौती के बगल में। ठीक है, इथोपिया के बगल में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 22 दिसंबर को हर साल गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 दिसंबर 2012 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के 125वीं जयंती के मौके पर चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की कि अब से प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है हर साल। कब? 22 दिसंबर से। और पहली बार इसका घोषणा किया गया था 2012 में चेन्नई से। और श्रीनिवास रामानुजन के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को, और भारत के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के ईरोड गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये बहुत ही महान गणितज्ञ हैं। इन पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ भी बन चुकी है और ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान है इनकी, श्री रामानुजन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के तौर पे कौन होंगे? तो अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये आपके सामने ऑप्शन है डोनाल्ड टस्क, इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी और बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका सही आंसर आपको बताना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन क्या है? तो इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं किस देश के? फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। इनसे पहले फ्रांसवा ओलांदे हुआ करते थे प्रेसिडेंट। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या होती है? पेरिस होती है। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है, जब से यूरो जोन में शामिल हुआ है। नहीं तो पहले इसका नाम फ्रैंक हुआ करता था। डोनाल्ड टस्क की अगर बात करें तो डोनाल्ड टस्क किस देश के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पोलैंड के चुने गए हैं। पोलैंड की अगर बात करें तो पोलैंड की राजधानी क्या होती है? वारसा होती है। पोलैंड की राजधानी क्या होती है? वारसा होती है। और पोलैंड की करेंसी क्या होती है? ज्लोटी होती है। पोलैंड की करेंसी क्या है? ज्लोटी। जॉर्जिया मेलोनी की अगर बात करें तो ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं और इटली की राजधानी रोम होती है। और रोम की अगर बात करें और इटली की करेंसी क्या है? यूरो है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल के। और इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या होती है? जेरूसलम होती है। और इजराइल की करेंसी क्या होती है? शेकेल होती है। तो इतना इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने और हमारा आज का यहीं पे सेशन समाप्त होता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर हम बात करें कि इसकी वेबसाइट क्या है, topedu.in है। अगर जॉब से रिलेटेड अगर बात करनी है तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।